नमस्कार। नेटवर्क की खराबी के चलते मैं बार बार आपके बीच आकर के हट जा रहा हूं, लेकिन अब कुछ नेट की प्रॉब्लम दूर दिखाई पड़ रही है। तो मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोहोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के गठन की घोषणा हम 11 जनवरी 2021 में प्रयागराज में करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है। और मैंने अलग अलग स्टेट से अपने सभी सक्रिय साथियों के नाम मांगे थे, उनके बायोडाटा मांगे थे, और आप सब ने उसमें सहभागिता निभाई है। और अभी भी मैं अपने तमाम साथियों से अपेक्षा करता हूं कि आप सब जो भी हमारे प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य के रूप में, सहयोगी सदस्य के रूप में या पदाधिकारी के रूप में आप काम करने के इच्छुक हैं, एक संगठन के एक बैनर के नीचे आप अपनी योग्यता, अपनी कार्यक्षमता को दर्शाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी अपेक्षा कर चुका हूं और अभी भी अपेक्षा ये कर रहा हूं कि संगठन में आने का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम आपको पद दे दें और आप अपने नाम के आगे एक पद जोड़ लें और आप अपने स्टेट में या अपने ज़िले में उस पद को लेके बैठे रहें। संगठन में आने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न आवश्यकता पड़ने पर संगठन के सदस्यों के साथ वार्ता करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, संगठन के लिए समय देना। 2-4 दिन आपको अपनी क्लिनिक आवर्स बंद भी करने पड़ सकते हैं। संगठन में आने का तात्पर्य यह है कि आपको हर तरह से, हर दृष्टिकोण से तैयार भी रहना है। हम इसमें महिला विंग से भी अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं भी हमारे संगठन में अपने आप को बढ़ा चढ़ा के आगे लाएं। तो जो सक्रिय महिलाएं हैं, जो अपने आप को विभिन्न चिकित्सा क्षेत्र के चिकित्सकों को इलेक्ट्रोहोपैथी के दृष्टिकोण से जोड़ सकती हैं, उनका भी स्वागत है। तो बहनों और भाइयों, आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर बस्ती से इस बात को लेकर के हाजिर है। हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल आपसे चर्चा किया था बिफोर क्लास में। आज हमारा क्लास नंबर 116 है और इस क्लास को चलाने के पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक ये दवा कंपनी की एक सेटिंग, एक सीरियल आया है और इस दवा की विशेषता ये है कि इसमें लिक्विड नहीं है। इसमें 20 नंबर की गोली से बनाई गई ये D3 की औषधि है और ये मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। जिस कंपनी की दवा है, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता और ना ही मैं आपको इस कंपनी का नाम बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि इस कंपनी ने देश के 10 वरिष्ठ चिकित्सकों को अपनी इस तरह की किट भेजी है और उनसे अपेक्षा की है कि लिक्विड के अलावा क्या 20 नंबर की ग्लोब्यूल्स में जो प्रोसेस मैटी के ज़माने से लेकर के और NL सिन्हा के ज़माने तक चला, बाद में होम्योपैथी से हमारा तकरार होने लगा, उनसे बाद में होम्योपैथी से, इलेक्ट्रोहोपैथी की टकराहट से बचने के लिए कुछ सीनियर साथियों ने ग्लोब्यूल्स को हटा करके लिक्विड में स्पेजिक एसेंस और D3 के एसेंस को मार्केट में उतारा। लेकिन ये जो दवा आई है, इसके मैं खोल रहा हूँ एक सीसी को आपके सामने, और इसमें ये देखिए, ये 20 नंबर की गोली गिर रही है। ये इस तरह की ये 20 नंबर की गोली है। मैं इसको पुनः भर दे रहा हूँ। अब 2 चीज़ें इससे साफ क्लियर हैं कि ये इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधि है और इसको हाथ में लेने पर ये ख़राब नहीं होगी। चूँकि मैंने आपसे अपने वर्णन में बताया था कि जब मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के संपर्क में था तो उस समय हम लोग 20 नंबर की गोली में इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधि को बनाते थे। और बनाने का तरीका क्या था कि हम लोग ओरिजिनल मेडिसिन को लेकर के 1 ड्राम यानी 5 ml मेडिसिन को 450 ml इसी तरीके की 20 नंबर की गोली में मिलाते थे और 9 ml 45 ml हम लोग उसमें RS डालते थे। और RS डालने का नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही, साथ ही मुझे रुकना पड़ता। हालांकि आपके यहाँ नेटवर्क सही है तो आप मेरी फ़ोटो देख रहे होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे पर नोटिस आ जाती है कि आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि 20 नंबर की इन ग्लोब्यूल्स में हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे और बाद में इसकी गोलियों को हम डिस्टिल वाटर में गिरा करके उसको घोल करके पेशेंट को देते थे। आज इस कंपनी ने हमको ये चेक करने को भेजा है कि क्या पुरानी पद्धतियों को वापस लाया जाए, क्या इलेक्ट्रोहोपैथी में 20 नंबर की ग्लोब्यूल्स जो अब तक प्रयोग की जाती थी, क्या हम उसका प्रयोग जारी रखें और विभिन्न रोगों पर ये आज बहुत समय आपका
लगेगा, चूँकि नेटवर्क बार बार यहाँ छोड़ रहा है। तो जैसे इस पर लिखा हुआ है S9, तो ये S9 की गोली जहाँ पे हमको S9 की आवश्यकता पड़ती है, हम वहाँ पर लिक्विड के बजाय इन गोलियों को, अब इसमें 20 नंबर की गोलियाँ हैं, तो हमको स्वाभाविक रूप से इसमें से एक 5 ml गोली यानी 1 ड्राम गोली भर करके हमको 450 ml में हम इसका 1 ड्राम यानी 5 ml मेडिसिन हम 1 ड्राम में लेकर के 450 ml के डिस्टिल वाटर में घोल देंगे, तो वो वही स्वरूप बन जाएगा जो हमारा लिक्विड फॉर्म में हम बनाने के लिए आपको बताते हैं। यानी इस मेडिसिन का, क्षमा चाहता हूँ, बार बार नेटवर्क यहाँ पर चला जाता है और मैं चुपचाप रुक जाता हूँ। हालांकि आप सबको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, चूँकि आपकी लगातार इस पे नाम आ रहे हैं और आपकी फ़ोटोएँ आ रही हैं, आप सब हमको लाइक करते हैं, आप सब हमारी प्रतीक्षा करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब का स्नेह और प्यार मुझे मिलता है। लेकिन मजबूरी होती है कि जब यहाँ पे नेटवर्क वीक हो जाता है तो इस पर लिख के इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि आप कृपया रुकें, तो मुझे रुकना पड़ जाता है। तो मैंने कल और परसों के क्लास में आपको कैंसर की डिफिनीशन और माउथ कैंसर के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर लेते हैं ल्यूकेमिया की। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ब्लड में होने वाला कैंसर। ल्यूक मीन होता है वाइट और केमिया मीन होता है सिम्टम्स। ल्यूक सिम्टम्स का, वाइट सिम्टम्स का ब्लड में बढ़ जाना। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, जहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं। आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये विभिन्न प्रकार के अवयवों को, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को, विटामिन्स को, भोज्य पदार्थों से आए हुए विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उसको विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का ये कार्य करती हैं और बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करती हैं। वहीं पर दूसरी ओर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के ऊपर बाहर से आए हुए विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस के इन्फेक्शन को रोकती हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती हैं, सुरक्षात्मक आवरण बढ़ाती हैं। लेकिन इनकी एक निश्चित संख्या होती है। आमतौर से हमारे बोन मैरो से बनने वाले डब्ल्यूबीसी 5000 से 9000 सीसी पर क्यूबिक सेंटीमीटर या पर मिलीलीटर में इनकी मात्रा होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से बोन मैरो के अंदर जो मटेरियल होता है उनमें अव्यवस्था फैलने के कारण, उनके परसिस्टेंस चेंजिंग होने के कारण, उनका स्टडी स्टेट हट जाने के कारण डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक बढ़ने लगती है और ये संख्या 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक हो जाती है। और इस दशा में डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से एक निश्चित संख्या पर ये बॉडी का सुरक्षात्मक आवरण तैयार कर रहे थे, लेकिन जब इनकी संख्या डब्ल्यूबीसी की बढ़ जाती है तो चूंकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता और आरबीसी को ये डाउन करने लगते हैं। यानी जब डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो आरबीसी कम होने लगता है। और ऐसी दशा में होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से हमारे ब्लड की जो अन्य सेल्स हैं ये उन टिश्यूज़ तक इनका पहुंचना जारी हो जाता है। तो पूरे के पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ वैस्कुलर टिश्यू यानी ब्लड सप्लाई होती है वहाँ वहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती चली जाती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने से बॉडी में हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाती है, परसेंटेज 7 से डाउन होने लगता है और बॉडी में पीलापन दिखाई पड़ने लगता है, भूख मरने लगती है, थकावट आने लगती है, पैरों में खिंचाव होने लगता है, आंखें बाहर की ओर लटकती हुई दिखाई पड़ती हैं, वज़न कम होने लगता है। और जब ये अवस्था लगातार बनी रहती है तो फिर फीवर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये एक आम लक्षण शुरू हो जाता है। आमतौर से थोड़ी सी जल्दबाजी में डॉक्टर इसको ल्यूकेमिया ना कह समझ करके जॉन्डिस के लक्षण भी देख लेते हैं कि कहीं पर पीलिया तो नहीं होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इतने लक्षण एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो फिर हमको ये लगता है कि हमारे शरीर में स्वस्थ रक्त के बनने की प्रक्रिया रुक गई है और डब्ल्यूबीसी की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ पे टीएलसी और डीएलसी का बढ़ जाना बॉडी में, टीएलसी और डीएलसी की जो काउंटिंग होती है, टोटल काउंटिंग
डिफरेंट जो पार्ट हैं आपके ल्यूकोसाइट के, जिसमें बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, फैगोसाइट्स हैं, इस्नोफिल है, इन सब की संख्या अलग अलग काउंट कर ली जाती है। तो टीएलसी और डीएलसी के काउंट रेट से भी हमको पता चल जाता है कि बॉडी में ल्यूकेमिया के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। पहले शुरुआती दौर में ये एक्यूट लक्षण दिखाते हैं, बाद में ये क्रॉनिक हो जाते हैं। आमतौर से बच्चों में ये एक्यूट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन 50 साल से 60 साल के पुरुषों में ये क्रॉनिक बन जाते हैं और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। अब चूंकि ब्लड नहीं बन रहा है, ब्लड में जो पार्ट सिमिलर होना चाहिए वो डिसिमिलर हो गया है, तो ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं मैंने अभी एक नोट्स आपके लिए तैयार किया था और वो शायद चलिए हम चर्चा करते हैं, नोट्स को बाद में ढूंढेंगे। अभी चूंकि वो मैं बुक लिख रहा था तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। बुक की बात आ गई तो मैं बुक में थोड़ा सा आपको फिर से इंडिकेट कर दूं कि बुक में मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत ही हल्के पार्ट में ले रहा हूं, चूंकि आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की एक अलग पूरी बुक मुझे लिखनी पड़ेगी और वो बुक मैं 11 जनवरी के बाद फिर लिखना शुरू करूँगा। हालांकि कई लोगों ने ये शिकायत की कि आपके इस बुक का दाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी जो अगली बुक आएगी वो आपको बहुत सस्ते मिल जाए। उसमें चूंकि इस बुक का क्लेवर मैं एक अलग तरीके से देना चाहता हूँ, इस नाते स्वाभाविक है कि इस बुक का दाम कुछ आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगली बुक मैं आम पेज पर छपवा करके उसको सस्ते दाम में लाने का प्रयास करूँगा। चूँकि मेरा ये पहला अनुभव है और मैं ये चाहता हूँ कि अभी मुझे जो कुछ मैं जिस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ आप उसको उसी रूप में स्वीकार करें, चाहे वो किताब आपको महंगी लग रही है या सस्ती लग रही है। अगर जिन लोगों को महंगी लग रही है वो ये समझ लें कि मेरे इतने दिन के क्लास में उनकी ये गुरुदक्षिणा है उस किताब के रूप में, और जिनको अच्छी लग रही है वो इसका लाभ जरूर लेंगे। तो महंगी और सस्ती का प्रश्न छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि मैं उस किताब में आपको मैटर क्या दे रहा हूँ। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए मैं अलग से पूरी की पूरी बुक सिस्टम वाइज लिख करके आपको विभिन्न रोगों पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चर्चा करूंगा। हालांकि इस बुक में भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को हमने कुछ हद तक टच किया है, लेकिन चूंकि निर्धारित समय में ये पुस्तक मुझे पूरी करनी है, इस नाते प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को मैंने लेस किया है। इसमें आपको मैटेरिया मेडिका, फार्मेसी और आपका फार्माकोपिया, जनरल हिस्ट्री और थोड़ी सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो फिलॉसफी है मैंने उसको टच किया है, और विभिन्न प्रकार के जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी आपको शॉर्ट रूप में मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जब ये बुक आपके हाथ में आएगी तो आपको लगेगा कि आपका पैसा जो आपने 1500 रुपये हमारे पास भेज रहे हैं आप, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हम बात कर रहे थे ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक के दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूंकि ब्लड नहीं बन रहा है, ब्लड को में WBC का परफॉर्मेंस अचानक बढ़ गया है, ब्लड का लेवल बिगड़ गया है, ब्लड का जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स की जो लेवल होनी चाहिए वो लेवल डिस्टर्ब हो गई है। उस डिस्टर्ब लेवल को हमको कांस्टेंट लेवल पे लाना है। तो कांस्टेंट लेवल पे लाने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको तत्काल जो दवाएं सेलेक्ट करनी पड़ेंगी वो मेरे हिसाब से L2 + C3 + C7 + RE, ये आपका पहला फार्मूला बनेगा। आप नोट कर लें कि L2 + C3 + C7 + C3 और RE, ये चारों दवाएं यानी L2, C3, C7 और RE, इस चारों दवाएं आप 30 ड्रॉप्स 30 ml के एक शीशी में बना लीजिए। दूसरी दवा आपको इसकी सप्लीमेंट्री दवा आपको देनी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री दवा में आप देंगे C8, S8, Ver2, C8, S8 और Ver2, ये तीनों दवाएं आप एक साथ मिलाएंगे 20 ड्रॉप्स, ये आपकी सेकंड मेडिसिन बनेगी। और थर्ड मेडिसिन आपकी
इक्वल मेडिसिन होगी CNS की। CNS आप जैसा आप जान रहे हैं CNS 1 और 2, मैंने 2 फार्मूले आपको बताए थे, ये CNS 2 का फार्मूला चलेगा, जहाँ पे S5C5 L1A3 F1 BEN1 का फार्मूला है। अब हम इन तीनों दवाओं की व्याख्या आपको कर दें, इसका डिस्क्रिप्शन जरूरी है और इसको डिस्क्राइब कर दें ताकि आपको आसानी हो कि हमने इन दवाओं का चयन क्यों किया। बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना है, जिससे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हम बढ़ा सकें, तो वहाँ पर हमने इसको L2 और C3, चूँकि ब्लड की दवा है, वैस्कुलर टिश्यू की दवा है, तो L2 C3 और C7 हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पे S5 और A2 इन दोनों की आवश्यकता हमको ब्लड को प्रॉपर चैनल में बहने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वेंस की ये दवा है और वेंस में स्थान पतला होता है, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए हमको C7 की ज़रूरत पड़ेगी। RE हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बोन मैरो का फंक्शन इंक्रीज कर जाए। बोन मैरो के अंदर जो पदार्थ है जहाँ से ब्लड बनने का शुरुआत होता है, हमको वहाँ की सक्रियता को बढ़ाना पड़ेगा। C8, Ver2 और S8 ये तीनों दवाएं अगर आप मैटेरिया मेडिका के हमारे चैप्टर में, पुराने चैप्टर में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर तीनों दवाएं ल्यूकेमिया के लिए बहुत ही अनिवार्य रूप से ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि C8 और S8 दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, एक टिश्यू मेडिसिन है और एक फंक्शनल मेडिसिन है, और उसके साथ हमने Ver2 लगाया है, ये हमारा एक ऑप्शनल मेडिसिन कहलाएगा, क्योंकि Ver2 हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जहाँ पर पाचन क्रिया के बाद हम एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, भोज्य पदार्थों में जो पोषक तत्व बनते हैं वो हमारे ब्लड में शक किए जाते हैं, तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको Ver2 का उपयोग करना पड़ेगा। CNS जहाँ तक देना है थर्ड मेडिसिन के रूप में, CNS चूँकि पेशेंट आपका क्रॉनिक है और क्रॉनिक पेशेंट निश्चित रूप से दिमागी परेशानियों से उलझा होता है, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई भी निश्चित रूप से डाउन होगी और ब्रेन में भी WBC की मात्रा बढ़ रही होगी, तो ऐसी दशा में ब्रेन को भी कंट्रोल करने के लिए हमको CNS का चुनाव करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको ये दवाएं किस रूप में देनी है। तो जो पहला फार्मूला हमारा है L2 C3 C7 RE का, ये हमको 30 ड्रॉप्स दिन में 4 बार देना है, हल्के गुनगुने पानी में। यहाँ पे हमने गुनगुने पानी का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ब्लड की सक्रियता को बढ़ाने के लिए हमको डिस्टिल वाटर को या वाटर को डाइल्यूट करना पड़ेगा, और जब पानी हल्का गुनगुना रहेगा तो थोड़ा डाइल्यूट रहेगा, और डाइल्यूट रहने में उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वाटर के, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा पानी का, और H आयन और OH आयन की सक्रियता बढ़ जाएगी। ऐसी दशा में हम गुनगुने पानी का उपयोग करेंगे ताकि ये दवा जल्दी से जल्दी शरीर के विभिन्न टिश्यूज़ तक, बोन मैरो के विभिन्न टिश्यूज़ तक ये पहुँच करके अपना काम आरम्भ कर सके। दूसरी दवा हमने जो C8 और S8 और Ver2 चुना है, ये दवा हम 20 ड्रॉप्स 3 बार देंगे, सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद, और CNS हम 1 बार सुबह लेंगे खाली पेट और 1 बार रात में सोते समय, 2 बार लेंगे। तो अगर हम इन दवाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम ल्यूकेमिया में विजय प्राप्त करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अच्छे चिकित्सक के रूप में उभर रहे हैं। और जो मेरा प्रयास है आप सबको कि एक अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में आपको हम स्थापित कर सकें, मैं उस अभियान में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूं, और आप सब बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स निकल के सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर आपसे कहूँगा कि दवाएँ आप किसी भी कंपनी की लीजिए, अगर आप रोगी ठीक कर रहे हैं तो दवाएँ अच्छी हैं, आप उन दवाओं को ही उपयोग करें, किसी एक कंपनी के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस कंपनी की दवा आप अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे रोगी इस दवा से ठीक हो रहे हैं, आप उसी कंपनी की दवा यूज़ करें। केवल फार्मूले आप हमारे तरह के अपना लीजिए, बनाने के तरीके आप हमारे अपना लीजिए, और आप रोगी पर विजय प्राप्त कीजिए। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, हालांकि बार बार कहता हूँ कि आप में से कोई भी साथी इस तरह के वीडियो हमारे ग्रुप में न शेयर किया करें जिस वीडियो में किसी रोग की वाहवाही ली गई हो, किसी रोगी पर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया हो लेकिन उसकी दवाएं ना बताई गई हों, और सिर्फ ये कहा गया हो कि मैंने इस रोग को अपने नर्सिंग होम में या अस्पताल में या डिस्पेंसरी में ठीक कर लिया। इस तरह के वीडियो अगर आते हैं तो मैं आपको ग्रुप से अलग कर दूंगा। जब तक उस पर दवा की चर्चा नहीं होगी, दवा की व्याख्या नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हैं। और आप स्वयं भी इस बात का प्रचार करें कि कोई भी बताए, कोई बात कहे तो अपनी बात
दवाओं के डिस्क्रिप्शन के साथ लेके आए। मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, आप सब ने इस पर लिखा भी था। हालांकि डॉक्टर जिन्होंने भोपाल से उसको रिलीज़ किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये इस तरह का वीडियो उनको मिला था और वो बताना चाहते थे कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं भी सहमत हूँ कि तमाम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह की वीडियो आप देख लें लेकिन उसको ग्रुप में शेयर ना करें। उससे हमारे साथी हतोत्साहित होते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो भी उसको समझने के नाते अपने अंदर एक खिन्न भावना जागृत करते हैं, तो आप उस पर कृपया कंट्रोल करें। हमारे बहुत से साथी इस समय लाइन पर हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इस समय शादी ब्याह का समय है और जो लोग लॉकडाउन में दूल्हा दुल्हन बनने से छूट गए थे वो सारे के सारे इसी दिसंबर के इस पहले पखवाड़े में बहुत तेज़ी किए हुए हैं और घुड़दौड़ सी लगी हुई है, एक रेस चल रही है इस समय दूल्हा और दुल्हन बनने की। तो मैं समझता हूं कि आप सबके पास बहुत अधिक निमंत्रण है और मैं भी एक निमंत्रण करके आया।